आज हम जगत के महान गुरु पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज जी की परम शिष्या स्वयं कथक गुरु शाश्वती सिंह जी से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपका धुंध आटुफ मेलोडी की तरफ से स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज़्म है दिल में तो मंजिल भी कोई दूर नहीं, सामने आए तो दीवार गिराते हैं। तसल्ली वक्त के आने वाली राहों में भरती है, पुराने आईनों की गर्द हमने साफ कर दी है। हमें आता है पुरखों की कलाओं को पढ़ लेना, ऐसी खुदा ने हमें नज़र दी है, ऐसी खुदा ने हमें नज़र दी है। ऐसी ही एक महान कलाकारा जो अपनी सदियों पुरानी विरासत को बहुत ही खूबसूरती से सहज उसे नए वक्त में नई उम्मीदों के साथ आगे ले जाने का अज़्म रखती हैं। तो आपका परिचय, आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, यह हम सब आपसे जानना चाहते हैं। मेरा परिचय अलग अलग तरह से मैं सोचती हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं। यूँ तो मैं एक बिल्कुल नॉन म्यूज़िकल फैमिली को बिलोंग करती हूँ। डॉक्टर परिवार मेरा पूरा, मेरी माँ की तरफ सब लॉयर्स, वकील, जजेस और मेरे पिताजी की तरफ सब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। मुझे भी बचपन से यही लगा था, जो कि एकदम मंत्र बीज की तरह समझाया गया था कि डॉक्टर बनोगी। मेरे फैमिली की मैं सबसे बड़ी, कोई भाई है नहीं, तो पापा को तो पूरा ही विश्वास था कि मैं उनका प्रोफेशन लेके आगे बढ़ूँगी। हमारे घर में विमेन मेन सब ज़्यादातर 90% डॉक्टर्स। तो मैं भी यही सोच के बड़ी हो रही थी। बस वही था कि मेरा अचानक से मेरे घर पे एक, मैं सदा उनका नाम लेना पसंद करती हूँ। मेरे घर पे मेरी माँ को थोड़ा हेल्प करने के लिए हेल्पिंग हैंड की तरह से एक थे जोखू प्रसाद जी, यूपी के थे, शायद गोरखपुर गोंडा की तरफ के, और वो हमारे घर पे रहते थे, आउट हाउस में रहते थे। वो बहुत अपने मन से कुछ बैंजो वैंजो बना के बजाते थे, और मैं छोटी सी थी, मैं 3-4 साल की रही होंगी जब वो आए, और वो बजाते थे और मैं उनके आउट हाउस में मैं नाचती थी, जो मर्जी होता था। वो पुराने गाने बजाते थे, तन डोले मेरा मन, और मैं उसके साथ नाचती थी। बहुत लोग देखते थे और कहते थे बिल्कुल ऐसा लगता है मिनी और काबले वाले की तस्वीर है। तो वही चीज़ आगे धीरे धीरे 2-3 साल और हमारा, मैं उनको बहुत प्यार करती थी। वो मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस मेरी गोल मार्केट में पढ़ती थी शुरू में, तो वो छोड़ने जाते थे। बहुत सारी सीक्रेट्स बचपने की जो होती है, मम्मी ने ये कहा, पापा ने ये डांटा, तो वो सब जो भैया के साथ शेयर करती थी। तो वही मुझको कहते थे, चल नाच सापड़ी नाच। मेरा घर का नाम सपना, वो बहुत प्यार से सापड़ी कहते थे, नाच नाच। तो मैं जो भी रमैया उस्ताद भैया जो भी बजता था मैं नाचती थी। तो 1-2 साल बाद उन्होंने कहना शुरू किया मम्मी को कि माता जी, इसके अंदर, सापड़ी के अंदर बहुत लय ताल डांस का है, तो आप इसको सिखवाइए। तो मेरी मम्मी बोली कि अरे, हमारे घर में किसी ने कभी ज़िंदगी में संगीत की चर्चा नहीं की, डांस तो दूर दूर तक नहीं किया। तो हमारे घर में सब डॉक्टर्स, वकील, तो तूने कहाँ से देख लिया, इसमें कैसे गुण देख लिया? बोले नहीं माता जी, इसमें बहुत हुनर है, आप प्लीज़ उनको लगाइए, चलिए। तो 6 महीने 1 साल और बीत गए। मैं जब 6-6.5 साल की हुई, तब तक वो इधर उधर ढूंढ ढांढ के उन्होंने पता कर लिया था कि हमारे घर से बहुत नज़दीक ही, साइकिल पे वो मुझे लेके सब जगह घूमते थे। तो साइकिल पे जाके उन्होंने देखा था कि भारतीय कला केंद्र का एक बहुत अच्छा स्कूल था मिंटो रोड में, जो मेरे घर से पास ही था, और वहाँ पे एक कथक विंग था जहाँ पे शंभू महाराज जी सिखाते थे। बिरजू महाराज जी भी थे, पर उनके चाचा जी के नाम से ज़्यादा परिचित था विंग। तो वो जल्दी से आए कि अम्मा जी चलिए बिटिया को लेके, वहाँ पे बहुत गुणी लोग हैं, वहाँ वो सीखेंगे और नज़दीक ही है, मैं छोड़ के आऊँगा और ले आऊँ। तो वेरी अनविलिंगली
मेरे पेरेंट्स गए और लकीली वहाँ जाके रेवा दीदी मेरी पहली गुरु, रेवा चैटर्जी, तो वो मिली और वो बंगाली, तो उन्होंने मुझे, उनकी भी पहली पोस्टिंग थी, पहला जॉब था, तो वो चाह रही थी कि कोई ऐसा मिले जिसको कि मैं तैयार करूं और लोग मेरे काम का सराहना करें। तो शी फाउंड अ वेरी गुड, वेरी डिजर्निंग स्टूडेंट इन मी, वेरी डिवोटेड स्टूडेंट। तो बोले कि हाँ इसको तो मैं बनाऊंगी, इसको मुझको दे दीजिए। तो मम्मी पापा बोले कि देखिए हमारे घर में तो कभी किसी ने की नहीं आप छोड़िए। तो बस वो दीदी का प्यार और उनकी लगन मुझे तैयार करने में, और मेरा आनंद कि मुझे जो मैं चाहती थी डांस का मिल गया मुझे मौका। 1 घंटे जाती थी हफ्ते में, 3 दिन 4 दिन, पर बहुत एंजॉय करती थी और दीदी भी मुझे बहुत प्यार से सिखाती थी। तो वहाँ ऐसे ही सिलसिला चला 6-7 साल। उन दिनों में मतलब दिल्ली तो वॉज इन द मेकिंग। मैं आपको बता रही हूँ शायद लेट 50s में ये मेरा एडमिशन हुआ। तब तो मतलब आज़ादी के बाद सारी चीज़ें मैंने बन ही रही थी, इंस्टीट्यूशंस भी तैयार हो रहे थे, उनमें कोर्सेज, सिलेबस, टीचर्स, गुरु वगैरह। तो सबको ये था कि जो सीख रहे हैं एक तालीम की तरह से सीख रहे हैं, परफॉर्मेंसेस की कोई स्कोप नहीं थी उन दिनों। यंगस्टर्स का तो सवाल ही नहीं, गुरु लोग ही, महाराज जी को ही हमने देखा, हमने तो तब देखा नहीं था, बाद में देखा कि मतलब साल में एक बार शायद नाचे महाराज जी, बड़ा एक प्रोग्राम हुआ या यामिनी जी भरतनाट्यम में गया, तो जूनियर्स का तो कोई सवाल नहीं। तो वी यूज्ड टू लर्न जस्ट लाइक पढ़ाई, मतलब पढ़ना है, बनोगे क्या वो तो बाद की बात है, पर पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। उसी तरह से डांस सीख रहे तो अच्छी तरह से सीखना ज़रूरी है। क्लास में मैं हर वक्त फर्स्ट आती थी, तो सब लोग खुश होते थे, पेरेंट्स खुश होते थे, टीचर्स, दीदी खुश होती थी। शंभू महाराज जी उनके गुरु थे, तो वो कभी कभी आके क्लास में बैठते थे और बहुत खुश होते थे, अरे तुम्हारी ये स्टूडेंट तो बहुत अच्छी। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे दीदी ने कहा कि मुझे स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप में उन्होंने भर्ती कराया। तब तक मैं प्री मेडिकल कर रही थी, प्री मेडिकल मैंने कर लिया था। पापा ने तो कहा था कि मेडिसिन करो, तो मैं तो प्री मेडिकल यहीं गार्गी कॉलेज से किया था। उसके बाद मैं कहती हूँ मेरे लिए लकी है, और पापा बहुत दुखी थे कि मुझे दिल्ली में मेडिकल में सीट नहीं मिला। तो मिला था मुझे पूना AFMSC मिला, रोहतक मिला और अलीगढ़ मिला। तो अलीगढ़ में ही हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे, तो उनके घर पे रह के मैं वहीं से मेडिसिन पढ़ रही थी, शुरू किया मैंने। पर घर से दूर, डांस छूट गया, पेरेंट्स छूट गए, इतना हमारा संगठित फैमिली, इतना 2 बहनें हम लोग, तो बहुत मैं दुखी थी वहाँ जाके, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और मम्मी को, पापा को बहुत ज़िद करती थी, मुझे नहीं पढ़ना मेडिसिन। और मैं कभी भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल, और मुझे तो खून देख के चक्कर आता था। कहीं हॉस्पिटल जाती थी तो लोग मुझे बाहर बैठा देते थे, डिसेक्शन करती थी मैं तो मेरे आंसू निकलते थे। तो मेरे प्रोफेसर्स कहते थे कि टीचर्स की, तुम क्या डिसेक्शन कर रही हो। खैर आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, और डांस छूट रहा था जिसका कि मेरा पैशन था। तो फिर बहुत जिद्दी के बाद मुझे पापा ने वापस ले आए, एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स किया। तब तक ये नेशनल स्कॉलरशिप मुझे मिला, और महाराज जी के पास दीदी ने कहा कि अब तो एक प्रोफेशनल गुरु के पास। तो ये शुरू की जर्नी तो मेरी ये थी। पहले तो मैं महाराज जी के पास भी सीखने में बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं थी, क्योंकि रेवा दीदी के साथ एक इतना पारिवारिक संबंध हो गया था, दीदी की तरह थी वो, और मुझे ये गुरु और प्रणाम करो और ये ऐसे काम छो, मतलब ये सब था ही नहीं। हम तो दीदी की तरह उनके गोद में बैठते थे, और वो भी हमको इतने ही स्नेह। बट दिस वॉज अ वेरी फॉर्मल एंड वेरी, तो मुझे शुरू में बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, और महाराज जी को देख के मुझे बहुत डर भी लगता था। पता नहीं, मुझे दिमाग में ऐसा था कि महाराज जी, एक आध बार मैं वहाँ, वो लोग सब पीछे रहते थे, प्रताप पवार जी, तीरथ भाई, प्रदीप जी, हमारे सीनियर्स, वो लोग मेरे बारे में चर्चा करते थे कि बंगाली है, इन लोगों में बहुत हुनर है। और
मुझे लगता था कि ये तो मेरे बारे में पता नहीं क्या बोलते हैं, जैसे लोग सोचते हैं ना कि कोई किसी को लेके कुछ चर्चा करता है, तो उन दिनों तो आजकल के लड़कियां थोड़ी है कि बेपरवाह, हम लोग तो माँ पिताजी बोले किसी से बात नहीं करना, लड़कों की तरफ देखना नहीं, ये सब। तो आई यूज्ड टू फील वेरी अनकंफर्टेबल। और महाराज जी को देख के मुझे लगा कि दीदी तो मुझे इनके पास ले आई, ये लोग तो सब मेरे बारे में गॉसिप करते थे। तो खैर वो एक समय था जो 1-2 महीने मुझे थोड़ा वो आइस ब्रेक करने में टाइम लगा। उसके बाद तो जब महाराज जी ने देखा मैं सीखने लगी तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर धीरे धीरे फिर भी मैं प्रोफेशनल बनूंगी ऐसा नहीं सोचा था। मेरे घर पे भी मेरे ताऊजी वगैरह कभी नहीं सोचे थे कि डांस से कमाई होगी, वो डांस से पैसा उन दिनों में मैंने, अरे राम राम राम, नाच करके पैसा कमाओगे ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो डांस एंड म्यूजिक वाज फॉर अस लाइक अ डिवाइन लर्निंग। जैसे कोई भी विद्या को जैसे अपनाते हैं वैसे ही तो मैं तो सालों, मेरा पहला परफॉर्मेंस ऐसे दुर्गा पूजा वगैरह में छोटा मोटा कुछ गाने पे नाच दिए चुटपने में, मेरा पहला परफॉर्मेंस ढंग से हुआ जब मैं कम से कम नहीं तो 15-16 साल सीख चुकी थी। मतलब दीदी के पास मैं 7 साल सीखी करीब, महाराज जी के पास भी 7-8 साल सीख चुकी थी। तो आजकल कोई इतना सब्र तो नहीं करता है, बट महाराज जी ने कहा था मेरे पेरेंट्स को, मेरी मम्मी ने ऐसे ही पूछा था कि महाराज जी ये कुछ ठीक ठाक कर रही है, क्योंकि बाकी लोग तो सब इतना नाचते हैं, ये इसको मतलब आप ठीक समझते हैं, ये कंटिन्यू करें। तो बोले कि माता जी, भाभी जी, ये बहुत सुंदर सीख रही है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको आधे अधूरे में मैं प्रेजेंट करूँ। ये जिस दिन तैयार होके मैं इसको खड़ा करूँगा तो लोग एकदम देख के अवाक रह जाएंगे कि वाह ये कहाँ थी लड़की, और फिर उसका करियर वहाँ से चलेगा। और ऐसे ईश्वर की दया से हुआ। एक आध स्कूल कॉलेज के प्रोग्राम हुए, स्टेज पर परफॉर्मेंसेस घंटे आधा घंटा का, पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का एक परफॉर्मेंस था जो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था एक तरह से। तो वो 1.5 घंटे और 2 घंटे में की तरह तरह की चीज़ें, जीवन पानी जी का एक मतलब अविस्मरणीय प्रोग्राम था। Perhaps one of my really माने remarkable standing performance, क्योंकि उसमें मैंने जीवन पानी जी जो डायरेक्टर थे उन दिनों, बहुत मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, हर तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया। जिस तरह से महाराज जी ने डांस में, उसी तरह से उन्होंने ज्ञान में, और मेरे माता जी भी मुझे बहुत एडवाइस देती थी। तो उसमें मैंने पहली बार तरह तरह के लोगों की, मैंने साउथ इंडियन लैंग्वेज की कृति, जयदेव की गीत गोविंद, संस्कृत, ये वो बहुत तरह के लैंग्वेजेस लेके भी मैंने किए, और बहुत एकदम अनदेखी अनसुनी हुई चीज़ों पे मैंने परफॉर्मेंसेस किया। तो अगले दिन हर न्यूज़पेपर में मेरी तस्वीर, मेरी तारीफ थी। तो उस टाइम अमजद अली खां साहब और उनकी वाइफ और बहुत लोग, सुनीता जी वगैरह, सब लोग उस प्रोग्राम को अभी भी लोग चर्चा करते हैं कि अरे वो तो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। तो बस उसके बाद से धीरे धीरे मैं 73 से महाराज जी के साथ, ग्रुप के साथ विदेश जाने लगी। तब तक भी मैं MSc एंथ्रोपोलॉजी कर रही थी, पर डांस वाज जस्ट एज अ हॉबी। फिर मुझे बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिला, अगेन दैट वाज अनदर वेरी बिग लिफ्ट फॉर मी, कि द फेमस फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, जो उनकी एकमात्र पहली फिल्म हिंदी की कलर फिल्म थी, हिस्टोरिक पीरियड ड्रामा था, तो उसमें उन्होंने मतलब याद करके महाराज जी के लोगों में से, स्टूडेंट्स में से ढूंढ के, और मुझे, मैं नहीं थी, मैं तो प्रोफेशनली नहीं सीखती थी, जाती थी 3 दिन, मेरे लिए इंतज़ार करके महाराज जी से कह के कि वो लड़की मेरे दिमाग में है जिसको मैंने 5 मिनट फिल्म फेस्टिवल के ओपनिंग में देखा था विज्ञान भवन में, वो लड़की कहाँ है। तो महाराज जी बोले वो वैसे बहुत सिंसियर है पर वो प्रोफेशनल डांसर नहीं है, मुझे दिखाइए उसको। तो मुझे देखते ही वो बंगला में बोले, ऐ तो, ऐ बेटा, इसको मेरे दिमाग में है।
तो कौन भी मेरे फिल्म में करेगी। मैंने कहा नहीं नहीं दादा, मेरे घर से तो मुझे निकाल देंगे, मैंने ऑलरेडी मेडिकल छोड़ा, ये डांस कंटिन्यू कर रही हूँ, फिल्म नो क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं। तो बोले नहीं तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारे चलो मम्मी पापा के पास। मैंने कहा प्लीज़, वो लोग मुझे बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे कि तुम इनको लेके आई हो, इस तरह से फिल्म में करना है। मेरे ताऊ जी लोग कहेंगे छी छी फिल्म में करना है। वही हुआ। मेरे मम्मी पापा कह रहे नहीं नहीं मानिकदा, आप तो बहुत पूज्य हैं हमारे। वो तो सत्यजीत राय वॉज अ माने आइकॉन इन कोलकाता, सभी जगह फिल्म के वर्ल्ड में। तो बोले आप हमारे घर, वो तो चल पड़े मेरे साथ मुझे लेके, आप हमारे घर आए, बहुत यू आर एन आइकॉन, भगवान की तरह। पर नहीं छीछी फिल्म में नहीं। तो वो कह रहे छीछी, हम गंदे लोग हैं, हम बुरा काम करते हैं, आप आइए हमारे, यू विल बी माई गेस्ट, आप अपनी पत्नी के साथ इस बच्ची को लेके आइए, पर मुझे उसको फिल्म में ज़रूर सोलो करवाना है। और ये भी मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि ये जिस दिन मेरी फिल्म निकलेगी उसके अगले दिन से ये एक हाउस होल्ड नेम होगी, बंगाल में भी, पूरे हिंदुस्तान में, ये मेरी गारंटी है। मैं ऐसे प्रेजेंट करूँगा उसको। और वो वाकई में इतनी सुंदर फिल्म, आज भी लोग मुझे याद रखते हैं, अरे तुम शतरंज के खिलाड़ी में की थी। सब लोग, इवन संजय बंसाली जी वगैरह बोले अरे तुम्हारी फिल्म तो हम कई बार देखे, हमें तो एकदम मोहित लगता था, दादा का काम तो ऐसा था। तो वहाँ से फिर मेरा जीवन थोड़ा सा, सब लोगों ने कहा, सत्यजीत दादा ने बोले, हमारे वो पहले डायरेक्टर थे गोपाल दास जी, मेरे पिताजी से भी थोड़े बड़े थे, उन्होंने कहा कि, और वेरी लर्नेड पर्सन, उन्होंने कहा डॉक्टर तुम ये क्यों सोचते हो कि आजकल के युग में तुम्हारी बेटी डॉक्टर नहीं बनी तो कुछ नहीं, इसके अंदर इतना टैलेंट है। वो डॉक्टर, मैंने पापा को कहा था, पापा मैं अगर डॉक्टर बन भी गई भूले से, गंदी सी, तो मैं तो हज़ारों बुरे डॉक्टर में से एक बनूंगी और न जाने कितनों को गलत ट्रीटमेंट कर दूंगी शायद, क्योंकि मेरे अंदर वो है नहीं क्वालिटी और मेरी पैशन नहीं है। पर मैं आर्ट में रहूँगी, मेरे नृत्य के जगत में रहूँगी, तो मैं इतना कोशिश करूँगी कि लोगों को एक सुथरा साफ जीवन, एक नृत्य ऐसा दूँ जिसमें से लोग अपने आप को एक एलिवेटेड, एक अलग दुनिया में कुछ देर तक उनको ले जा सकूँ। और नृत्य संगीत का काम ही ये है। आज के समाज में इतना अनरेस्ट है, इतना भटकता हुआ समाज है, उसमें शायद नृत्य संगीत ही एक रास्ता है। हमारे भक्त लोग भी तो, मीरा हुई, कबीर हुए, सूरदास जी हुए, सब लोग तो, तानसेन जी भी गा के सब मोक्ष पाए संगीत के जरिए, नाचते हुए, गाते हुए। तो हमारे देवी देवता भी, और कृष्ण जिसकी हम सब पूजा करते हैं, शिवा जिनकी हम इतनी आराधना करते हैं, ये सब तो नटराज नटवर कहलाए हैं। तो नृत्य संगीत तो एक बहुत बहुत ही डिवाइन चीज़ है। उसको अभी के ज़माने में थोड़ा सा व्यावसायिक बना दिया, और थोड़ा सा हम भी पैसा कमाते हैं, हम भी परफॉर्मेंस से पैसा लेते हैं, स्टूडेंट्स को भी हम कहते हैं बिल्कुल प्रोग्राम करिए, पर उस डेप्थ को रखते हुए, उस ग्रेविटी को रखते हुए कि आप आँख उठाओ और लोग ऐसे करके देखें आपको। आप सारे लोगों के बीच में से, खजुराहो में हम 5,000 10,000 लोगों के बीच में नाच रहे हैं अकेले, 10,000 आंखें दो आंखों के अगेंस्ट खड़ी है। आपके सारे ही प्रोग्राम आपके हाँ, स्टूडेंट्स तो के भी ऐसे ये क्वालिटी एक डांसर डेवलप करता है कि वो सामने खड़े हो गए और लोग मंत्रमुग्ध होके, महाराज जी आते थे स्टेज पे, चाहे वो कुछ समझे ना समझे, चाहे वो गांव में हो रहा है, चाहे विदेश में हो रहा है, चाहे नामी आइलैंड, कोरिया का एक आइलैंड था जहाँ जिंदगी में कभी कथक का नाम भी नहीं किसी ने सुना था, वहाँ बच्चे बड़े अलग अलग टाइप पे, मैं अपने आप को चैलेंज सोच के देखती थी। मेरे साथ लाइव पर्सन दिनेश भाई, कि दिनेश दा यहाँ पे लोग क्या समझ रहे होंगे, जो हिंदी का नाम निशान नहीं जानते, कथक नहीं जानते, कभी देखा नहीं, उनको आनंद आ रहा है कि नहीं। और वो जब आते थे खुश होके, बच्चे तक, और फिर बैक स्टेज आके इतना पूछ रहे, ओह मैंने अंग्रेजी भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, तब हमें विश्वास होता था कि
डांस म्यूजिक एक अलग जगत बनाता है, एक अलग दुनिया क्रिएट करता है। अगर आप उस गरिमा को रखते हुए, उस डिविनिटी को रखते हुए, उस सच्चाई, उस सफाई को रखते हुए अगर आप नाचोगे और उससे आप उसको आप व्यावसायिक नहीं बनाओगे, उसको तो अपनी जगह एक प्योरिटी में, उससे आपको जो मिल जाए, आपके सुंदर नृत्य से जो आपको काम पैसा मिले। एक डॉक्टर रोजगार तो करता है, पर उसका एम है, उसका एम होना चाहिए कि वो सही तरह से डॉक्टर पेशेंट को देखे, और वो पेशेंट चाहे गरीब हो, चाहे पूरी तरह से बड़ी फीस ना दे पा रहा, फिर भी उसको उसके लिए उतनी फीलिंग उसकी हो कि वो कमिटेड है। मेरे पापा कहते थे कि बेटा मालूम, हम लोगों को एक वर्ड था हिपोक्रेटिक ओथ, हिपोक्रेटिकल ओथ, कि हमें जहाँ भी होंगे, हम जिधर भी होंगे, रात को डेड ऑफ द नाइट हम जाएंगे, वो हिपोक्रेटिकल ओथ जैसा कहलाता था। कि वो सच्चाई उसमें कितनी है नहीं मालूम, पर हमें प्रॉमिस करना पड़ता था कि हम जब मेडिकल डिग्री लेते हैं तो हमें ये कसम खानी है कि हम हर तरह से लोगों के लिए कमिटेड रहेंगे, समर्पित रहेंगे। तो जिस तरह से उस प्रोफेशन में या किसी भी उस तरह के प्रोफेशन में जो कमिटमेंट है, तो वही हमारे नृत्य संगीत का काम है कि हम उससे लोगों को एक आनंद दें, उससे लोगों को एक सुंदर साफ वातावरण का महसूस करवाएं, और बच्चों को एक सुंदर दुनिया, एक सुंदर वातावरण देख के आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से आपके बहुत सारे प्रश्न का इसमें उत्तर आ गया है। बहुत सारे प्रश्न का उत्तर आ गया है जी। और आपका नाम तो मतलब मैं कहूँगी कि इतिहास में एक आपने नई जर्नी और नई मुगल काल में जो कथक का हाल हुआ, उसके बाद जैसे जैसे मैंने स्टडी किया, मैंने देखा कि आपने जो काम किया है वो बहुत ही अलग है, और आपने कथक और वाकई वहाँ तक ये हमारे गुरु ने हमें बताया, बहुत मुश्किल हमारे गुरु ने ये बताया कि समाज को समझाने के लिए समय के साथ बढ़ो, समय के साथ बढ़ो, यानी कि केवल कृष्ण राधा में न रहो। आजकल के आधुनिक कहानियां, पर कृष्ण तो फॉर्मलेस है, कृष्ण कोई बॉडी नहीं है। कृष्ण को कभी किसी ने बूढ़ा सोचा है? नहीं सोचा। उम्र हुई होगी पर बड़ा भी नहीं सोचा। कृष्ण इज अ कॉन्सेप्ट, कि इज अ प्रतीक, कि आपको बचपन में सोचेंगे तो भी आप हर जगह सोचता है कि अरे मेरे कृष्ण कन्हैया जैसा बच्चा है, या थोड़े एडोलेसेंट है, कृष्ण किसी सखी का आंचल प्यार से खींच रहे हैं, वो लोगों को एक अलग मिठास देता था। पर आज एक गुंडा खींच रहा है, एक लड़की को आंचल पकड़ रहा है, तो वो तो बड़ा इंडिसेंट है। तो इन सब माइथोलॉजिकल कहानियों के जरिए हम वो सुंदर बातें की छेड़छाड़ भी एक सुंदर मिठास देता है। एक बचपन से तो बच्चा अपनी माँ के साथ बाल पकड़ता है, आंचल पकड़ता है, खिलखिलाता है, तो दिस इज ऑल छेड़छाड़। पर वो छेड़छाड़ की सुंदरता, स्वच्छता अगर बनी रहे, डिग्निटी बनी रहे, तो एक बात कहते हैं, हमारे गुरु भी कहते थे कि साज जो रखा हुआ है वो तो सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, साज को छेड़ो। कहा जाता है कि सितार छेड़ो, तबले को छेड़ो, तब वो तो छेड़ ही है। इंसान का उस साज के साथ खेलना है कि वो जब उसको जागृत करे, वो जब उसमें छेड़ करे, तब वो सुर अंदाज। तो वो हम लोग भी अलग अलग तरह से समझाते हैं, विदेशों में जाते हैं, जो कृष्ण नहीं समझते वो लोग। एक बार किसी बच्चे ने कहा मुझे, मैं इंग्लैंड बहुत जाती थी, अभी तो कोरोना के बाद नहीं जाना हुआ, मतलब 25-26 साल पहले मैंने शुरू किया था, और भारतीय विद्या भवन में बहुत जाते थे। आपसे तो मुझे लगता है कोई एरिया बचा नहीं है। नहीं, ईश्वर की दया से पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व में सभी बड़ी जगहों में कोई जगह शायद बड़ा कंट्री छूटा अपने नहीं। गुरु पंडित बिरजू महाराज जी के साथ परफॉर्म भी किया आपने। जी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी कोई बहुत, मुझे बहुत शिष्याएं ऐसे नज़र नहीं आती हैं
जो इतनी ऊंचाई तक नहीं, गए हो। इस काम को लेके बड़ा आनंद आ रहा है कि और अभी भी आपको हम छोटे से ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है जो अभी तक जी रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो दिन दूना रात चौगुना जैसे। तो आप कैसे मैनेज करते हैं इतना सब? बस वो एक नशा है, नशे की तरह से, समझ नहीं आता, नशे की तरह से। और वो ईश्वर की दया से बचपन से, हाँ, अब तो महाराज जी जाने के बाद इंस्टीट्यूशन को भी थोड़ा सा देखना ही पड़ रहा है। वो होते थे तो हर चीज़ उनके बात पे एक जुबान पे हो जाती थी। अब पर ईश्वर की दया से उन्होंने जो जो काम हमको दिया था और दिया है उसको हम कर पा रहे हैं। वो सारे फेस्टिवल, वो सारे वर्कशॉप्स, वो महाराज जी के मतलब अब हम उनकी आर्काइव भी बनाने की कोशिश में बहुत कुछ काम आगे बढ़ गया है। उनकी पेंटिंग्स, उनकी पोइट्री बुक्स, उनकी ये सब कलेक्शंस चल रही हैं। ये तो एक जीवन में ख़त्म, वो ऐसे व्यक्ति थे कि एक जीवन में उनको समेटना हम लोगों के लिए संभव नहीं है, पर हम रुकेंगे नहीं। पर आपने अकेले ही उनकी एक एक चीज को कहाँ तक पहुँचाया? सीधी महाराज जी कभी कोशिश नहीं करते। वो तो औघड़ बाबा की तरह थे, उनको पता ही नहीं था कि वो क्या है। वो बस अपना काम किए जा रहे हैं, लिख रहे हैं पोएट्री, यहाँ छोड़ रहे हैं वहाँ छोड़ रहे हैं, पेंटिंग तो कर रहे हैं तो कहाँ भी, तबला बजा रहे हैं तो गाना गा रहे हैं, तो रेडियो से, ऑल इंडिया रेडियो से ए ग्रेड सिंगर नाल बजा रहे हैं। मतलब उनका तो, उनके जैसा व्यक्ति, महानायक, उनके जैसा कलाकार उंगलियों पे भी गिनने से 5 उंगलियों में भी हम गिन नहीं पाते। उनकी तरह का वर्सेटाइल कलाकार और उतना ही हम्बल, उतना ही गिविंग, उतने बड़े अच्छे गुरु, उतने माने प्यार से सिखाने वाले गुरु। हर स्टूडेंट के लिए उनके मन में दर्द, चिंता, आपको पता है, आपकी बहन जी के लिए भी महाराज जी इतने चिंतित थे। तो हर व्यक्ति, एक जना नहीं, हर एक को महाराज जी ने बहुत मदद की। आपने ऐसे वर्सटाइल गुरु के इतने चारों तरफ फैली हुई चीज़ों को समेट कर ले जाना, समेट कर संजोना, ये कर सकूं आखिर सांस अभी तक, और ये बहुत मुश्किल काम है। तो मेरा फिर से वही सवाल है कि लोगों से तो एक घर, एक पढ़ाई और एक डांस मैनेज करने के लिए कह दो, नृत्य, तो लगता है कैसे मैनेज होगा पढ़ाई के साथ? आपने इतना सब कैसे? बस वो एक नशा है, एक कमिटमेंट है कि करना है तो जुनून है, करेंगे कोई भी काम में। आप हमारे दर्शकों के लिए और कुछ क्या कहना चाहते हैं? बस यही है कि आज की जनरेशन को थोड़ा सा हमें इतना ही कहना है कि थोड़े रेस्टलेस हो गए हैं। हम लोगों में जो सब्र था, हमने कोई भी, वही एक मिसाल के तौर पे कहते हैं कि आम का पेड़ तो उतना समय लेता है फल देने के लिए। आप ये नहीं सोच सकते कि आम का पेड़ आपने लगाया और कोई साल भर में वो आपको फल देने लगेगा। हाँ, पर जब देगा तो बहुत मीठा देगा और बहुत अच्छा देगा। तो हमारी क्लासिकल आर्ट्स विशेषकर इतनी डीप रूटेड है, इतनी डिवाइन है कि आप अगर अच्छे से उसको सीखना चाहो और दुनिया को उसके ज़रिए मैसेज देना चाहो कि वो कितना, नृत्य संगीत जो है आपका पेट भरता है थोड़ा प्रोग्राम से, पर आपका सोल और आपका माइंड तो ऐसा भरता है और ऐसा ऊंचाइयों पे भरता है, ले जाता है कि कोई और खाना क्या आपको देगा। खाना तो आज आपने खाया, कल फिर खाना पड़ेगा। और ये चीज़ तो आपने, एक चीज़ आपके अंदर आ गई, ताज़िंदगी आपके साथ जाएगी। और आप जब वो सुर लगाएंगे या जब आप आँख खोलेंगे तो लोग, मैं कहती हूँ कि मैं अगर कुछ भी मैंने अपने डॉक्टर बनती या शायद कुछ भी अगर पढ़ाई लिखाई करके कुछ और प्रोफेशन में जाती तो ठीक है, अगर बहुत लाजवाब हो जाती, जो कि मैं बनती नहीं, एज अ डॉक्टर कभी भी ना बन पाती शायद, तो मैं एक ऑर्डिनरी अगर डॉक्टर बनती, मुझे कितने लोग पहचानते। आज पूरे विश्व में थोड़ी सी मेरी एक अपनी जगह पहचान है, जो कि मेरे पिता को मैंने कहा था कि मेरी एक खुद की आइडेंटिटी होगी पापा, और उस आइडेंटिटी के ज़रिए मैं लोगों को एक प्यार से उनको काउंसलिंग कहो, मानसिक शांति कहो, वो करूँगी। और सिर्फ ये नहीं, जो मुझे ऑडियंस को, स्पेशली यंगस्टर्स को कहना है कि वही जो कि मैं अगर डॉक्टर नहीं बनी
पता नहीं मेरे पिताजी को दुख हुआ, पर अगर डॉक्टर बनती तो शायद बहुत अच्छा कुछ नहीं बनती और क्या समाज को देती वो भी नहीं मालूम। पर एज ए डांसर मैं जब कहीं जाती हूँ, कहीं भी, हिंदुस्तान में भी, कहीं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ और विदेश में तो बहुत ज़्यादा, कि हम कहीं भी बैठे, मॉल में बैठे, एयरपोर्ट पे बैठे, बगल में कोई विदेशी है, हेलो हाय, थोड़ी सी बातचीत हो ही जाती है। आप कहाँ से? ओह यू हैव योर फैमिली हियर? उनका नहीं नहीं, आई हैव कम फॉर वर्क। ओह यू हैव बिजनेस, यू टीच, यू आर वर्किंग हियर? हाँ यस आई कम ऑफन फॉर समथिंग। अब क्या बोले? तो फिर फाइनली, अच्छा यू कम हियर, इज इट बिजनेस? मैंने कहा नो आई एम एन आर्टिस्ट। ओह यू आर एन आर्टिस्ट रियली? तो मैं कहा हाँ यस आई एम अ डांसर। ओह वाओ यू आर अ डांसर, व्हाट डांसर? तो वो उनकी जो आंखों में जो चमक और मेरे प्रति जो एक इज्जत, यहाँ बात हो रही थी, वहाँ मेरी इज्जत हो गई एक क्षण में, कि वाओ यू आर अ डांसर। चिल्ड्रन एंड दोज हु आर इनटू दिस आर्ट, दिस इज द मैसेज व्हिच आई एम गिविंग, कि वो शायद मैं एक ऑर्डिनरी डॉक्टर बनती तो कौन मुझे उस तरह से इज्जत देता कि एक, हाँ ठीक है अब डॉक्टर है, एक ऑर्डिनरी डॉक्टर है, कोई कमाल के नहीं है। पर शायद कोई और प्रोफेशन में भी इस तरह से लोग चौंकते नहीं है। ये मानी हुई बात है, ये आजमाई हुई बात है, एक बार नहीं हजारों बार, कि लोग जब देखते हैं, जैसे ही सुनते हैं कि आर्टिस्ट, डांसर, वाओ व्हाट डांस, क्या करते हैं आप, कहाँ करते हैं, बहुत इज्जत मिलती है। पैसा मिले ना मिले, इज्जत और प्यार भूरी भूरी मिलता है इस काम से। तो चिल्ड्रन प्लीज, whoever has a inclination, जिसके अंदर वो हुनर है और पैशन है, प्लीज pursue your passion। जैसे कि लोग कहते हैं स्पोर्ट्समैन हो तो स्पोर्ट्समैन बनो अच्छी तरह से, पेंटर हो तो पेंटर बनो। केवल आप सोचोगे पढ़ाई की डिग्री लेके रह जाओगे, that degree is not enough, you have to be passionate about, and especially art is so blissful कि वो दूसरों को भी आनंदित करता है, खुद को भी वो भरपूर आनंद देता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने इतना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया और धुंधा आर्ट ऑफ मेलोडी मीरा की कहानी करने जा रहे हैं कमाईनी में। बहुत सुंदर। आपकी शिष्या मैंने मीरा कई बार, मैंने कुछ वर्ष पहले, 3 साल पहले, 4-5 साल पहले मेरा जयपुर में कंपोज किया था, करीब 250-300 बच्चों को लेके। यहाँ पे भी दिल्ली में भी किया था, स्कूल में यहाँ मदर्स इंटरनेशनल में भी किया था मेरा। तो बहुत सुंदर कहानी है, वही उसकी जो सफरिंग और उसकी जो अचीवमेंट है, वही कि उसका लक्ष्य उसको कहीं नहीं हिलने दिया, चाहे उसने कितनी कष्ट सहे। वही लक्ष्य तो आपके पास है जो अभी तक आपको हिलने नहीं दे रहा। तो हमारी पूरी टीम और रिया, बहुत आपको आशीर्वाद, गुड विशेस टू ऑल द पीपल हु आर परफॉर्मिंग। बहुत अच्छा होगा, ईश्वर चाहेंगे, फिर हम वीडियो देखेंगे। शुक्रिया।